नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बता दें। राजधानी रांची में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। सुबह 4 बजे से ही इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई। दरअसल हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा को बैन कर दिया गया था और इंटरनेट बंद होने के बाद कारोबार का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। 33 घंटे में 500 करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ा है, जिसके बाद आज सुबह 4 बजे से ही इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया। जिस तरीके से उपद्रवियों के द्वारा नमाज अदायगी करने के बाद पथराव किया गया, हिंसा चारों तरफ देखने को मिली। इसके बाद से इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी और पूरे 33 घंटे बाद आज सुबह 4 बजे से इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। राजधानी रांची में 33 घंटे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। शुक्रवार की शाम 7 बजे के बाद से इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई थी और आपको पता है कि मेन रोड इलाके में जो घटना घटी, जो उपद्रवियों के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया, उससे रिलेटेड फोटो हो, वीडियो हो, वो सोशल मीडिया पर स्प्रेड ना हो, इस उद्देश्य के साथ ये निर्णय लिया गया था। और उसके बाद आज अहले सुबह की अगर हम बात करें, 4 बजे के करीब इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है, फिर से बहाल कर दी गई है। और आपको पता है कि इस दौरान अगर हम 33 घंटे की बात करें तो तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि जो भी व्यापार है, व्यवसाय है, पैसे का आदान प्रदान है, आज के समय में लोग जब दूध खरीदने से लेकर कपड़े की बात करें, सब्जी मंडियों में जाने की बात करें, आभूषण खरीदने की बात करें, तो लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। लेकिन नेट की सुविधा नहीं होने से, इंटरनेट सेवा ठप रहने से ये जो आदान प्रदान है पैसे का, वो पूरी तरह से ठप रहा। इसलिए मैंने कहा कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद आप सोशल मीडिया पर वैसे किसी भी तरह के फोटो या वीडियो को शेयर करने से बचें जो आपके सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम करता हो। वैसे आपके वीडियो और फोटो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि अब धीरे धीरे अगर हम कहें तो राजधानी रांची अपनी पटरी पर लौट रही है। आज चूंकि संडे है, बावजूद इसके बहुत सारे क्षेत्र में दुकानें खुल चुकी हैं। आपको बताना यहाँ जरूरी है कि संडे के दिन राजधानी रांची में अधिकांश बाजार, दुकान बंद होते हैं। लेकिन क्योंकि शनिवार को ही बंदी की स्थिति थी, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, तो अब ये हालात नहीं हैं, दुकानें अब खुलनी शुरू हो गई हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हिंसा मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल हनुमान चालीसा करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। 7 नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस से विवाद और धारा 144 के उल्लंघन पर भी मामला दर्ज किया गया है। कल जो राजधानी रांची की स्थिति थी, इसको देखते हुए 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अलग अलग परेशानियों को देखते हुए इस तरीके से सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें कीर्तन करने वाले हों या फिर पत्थरबाजी करने वाले हों। धारा 144 के उल्लंघन को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और शुक्रवार से रविवार हो गया, लेकिन सवाल अब भी यही बरकरार है कि साजिश का सूत्रधार आखिर है कौन। रांची में हालात तो अब काबू में हैं, लेकिन शुक्रवार को जो हुआ उसने सभ्य समाज को सहमा दिया है। उपद्रव के बाद जो निशान सामने आए हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि पूरी प्लानिंग के स्क्रिप्ट शुक्रवार से पहले ही रची जा चुकी थी। शुक्रवार को नमाज के बाद रांची की सड़कों पर जो मंजर था, उसे रांची शायद ही भूल पाए। पल भर में एक चिंगारी कैसे आग में तब्दील हो गई, किसी को पता नहीं चला। नमाज में उठे हाथ पत्थर उठाकर पुलिस को निशाना बनाने लगे।
सिर फूटा, गाड़ियां टूटी, आगजनी हुई और कानून व्यवस्था को इस आहत तंत्र ने बेदम कर दिया। मतलब जो सामने था वो निशाने पर था। शुक्रवार को हालात कितने बेदम और बिगड़े हुए थे, इसकी तस्दीक मेन रोड स्थित काली मंदिर के पास खड़ा ये पोल और उसमें गोली का ये निशान कर रहा है। वो देखिए कि ये जो किस तरह से पोल में ये गोली के निशान है, यहाँ यानी जिस तरह से कल उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई है, तो ये जो गोली है वो पूरे इस पोल से आर पार हो गई है। यानी जो उपद्रवी थे उनके पास पत्थर के साथ साथ फायरिंग के भी सारे इक्विपमेंट्स थे और उन्होंने बाकायदा यहाँ पे फायरिंग भी की है। और इस बात की तस्दीक जो है ये पोल में ये जो गोली के निशान है और जिस तरह से गोली आर पार हो गई है वो इस बात की तस्दीक करी है। मंदिर के पास बिखरी प्रसाद की दुकानें, बिखरे नारियल, पान के पत्ते और प्रसाद के पेड़े। मंदिर के सामने इस तरह के मंजर ने रांची वासियों को हिलाकर रख दिया है। लोगों की माने तो रांची के इतिहास में ये पहली बार है जब मंदिर के सामने आताताइयों ने तांडव मचाया। नमाज पढ़ के उस तरफ से आया। हाँ। उसके बाद मैं कुछ देर यहाँ पर रुका, अपना नारा वगैरह लगाया, तो कुछ लोग इस तरफ आए और ये हाल कर दिया मंदिर का। मंदिर में घुसने की कोशिश की बहुत कोशिश की ना, मगर नहीं सका। हाँ। यहाँ का लोग रोका, हाँ। तभी इधर से भागा। मोहल्ले वाले ने रोकने की हाँ, कोशिश की। बहुत आपकी कोशिश। दुकान को तोड़फोड़ कर दी गई है। पूरा ये पहली बार हुआ हमारे दुकान में या मंदिर में, ये पहली बार ये अटैक किया गया है। सड़क या मंदिर ही नहीं बल्कि उपद्रवियों के निशाने पर हिंदू परिवार भी थे। पत्थरबाजों के पत्थर हिंदुओं के आंगन तक गिरे। घर के अंदर बिछे रोड़ों से आप पूरा हालात समझ सकते हैं। उपद्रवियों ने बाइक को तोड़ दिया, घर की दीवार को नुकसान पहुंचाया। ये है रांची के मेन रोड में रहने वाले भैरव सिंह का घर, जहां उपद्रवियों ने जमकर रोड़े बरसाए थे। घर में घुसने की भी कोशिश की थी। इलाके में मौजूद है जहां आप सामने देखेंगे किस तरीके से पूरा परिवार है, उनका घर है और उस पर पथराव किया गया है। उनको कल पूरी तरीके से घेर लिया गया था कुछ लोगों के बाद, और देखिए सामने आप देखेंगे किस तरीके से इनके पूरे घर को नुकसान पहुंचाया गया है। किसी हालत में घर वालों ने सूझबूझ बचाकर अपनी जान बचा ली है। इस घर में कई महिलाएं, बच्चे यहाँ पे मौजूद है। सामने एक कमरा है जहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बच्चों का एक कमरा है ठीक एंट्रेंस के पास, जहां लगातार पथराव किया जा रहा था, और इसके बगल में महिलाओं का कमरा है जहां लगातार कुछ ऐसी चीजें नोकीली धारदार फेंकी जा रही थी जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुआ है। अभी भी लोग यहाँ पे डर में है, खौफ में है, और लोग किसी हालत में यहाँ पे तैनात खड़े हैं कि प्रशासन से मदद मिले ना मिले, खुद कम से कम तैनात रहना। आइए इनसे ही बात करते हैं। मैम, कल सामने आप देख रही थी दृश्य, क्या क्या हो रहा था? आपका घर है ये, क्या हुआ था कल, बताइए। कल यहाँ का दृश्य बहुत ही डरावना था। लोग दरवाजा को पीट रहे थे। हम लोग सभी महिलाएं, बच्चे दरवाजा को पकड़े हुए थे, बहुत जोर से संभाले हुए थे, और लोग आपस भैरव सिंह कह के गाली दे, गंदा गंदा शब्द भी बात बता रहा था वो लोग। और हम लोग इतना बच्चा सभी फैमिली डरे हुए थे, और देख सकती है आप कितना यहाँ पथराव हुआ है। आप जान रहे हैं किस विषय को लेकर आंदोलन चल रहा है। केवल रांची नहीं पितु 14 राज्यों में इस प्रकार की घटना घटी है। एक योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सारे राज्यों में एक समय पर दोपहर की नमाज के बाद। आज कैसे पहुंचे? अब वो तो वही जाने किस प्रकार का योजना बनाए थे, ये तो मुझे नहीं पता। उन लोगों ने योजना बना के रखा होगा, तभी तो आकर के मेरे घर में हमला कर दिए। भैरव सिंह का परिवार इतना डरा हुआ था कि उन्होंने अपर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग भी की थी। आप देख सकते हैं कि इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि मेरे घर में मुसलमानों द्वारा करीब 1 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। घर के मुख्य द्वार को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। खुलेआम मेरे और मेरे परिवार के कत्लेआम की घोषणा की जा रही थी। भैरव सिंह की इस चिट्ठी को बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया। फिलहाल रांची में सन्नाटा है, सड़कों पर जवान तैनात हैं, लेकिन रांची के दिल में खौफ कायम है। सवाल अभी भी कायम है कि जुम्मे पर विरोध का ये प्लान किसने बनाया, किसने शहर को सुलगाने की साजिश रची थी, किसने रांची की रगों में जहर घोल दिया। पटना से न्यूज 18 के लिए कोमल भल और रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। और राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में रविवार को भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रविवार को वैसे भी ज्यादातर दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से आज भी रोड पर चारों ओर सन्नाटा है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। रांची के मेन रोड इलाके में इस वक्त भी ज्यादातर दुकानें बंद हैं। वैसे तो आज रविवार है और आपको पता है कि रविवार को रांची की दुकानें, लगभग दुकानें अगर हम कहें बड़े प्रतिष्ठान की बात करें तो बंद रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घटना हुई उसका ये सीधा आप असर देख सकते हैं।
कि रविवार के दिन जो कुछ एक दुकानें खुली भी रहती थी वो आज पूर्ण रूप से बंद है। इसके दो कारण हैं, क्योंकि पहला तो ये कि 144 इस वक्त भी लागू है, इसलिए लोग दुकान खोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि जो खरीदार हैं वो आएंगे नहीं। और दूसरी यह भी बात है कि जिस तरह से लगातार इस घटना के बाद से अब जो अपडेट आ रहे हैं 10,000 से ज़्यादा लोगों, अज्ञात लोगों के खिलाफ, माफ़ कीजिएगा, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR किए गए हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं। तो वैसे लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, पूछताछ शुरू हो गई है। और जो अज्ञात लोग हैं उसे कैसे पहचाना जाए, इसके लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। और इस वक्त लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये इस काम में लगे हैं। दूसरी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, रात भर जो पुलिस के जवान, चाहे वो पुरुष की बात करें, महिलाओं की बात करें, रात भर इन्होंने ड्यूटी दी है। अब ड्यूटी चेंज हो रहा है, दिन के वक्त दूसरी जो जवान हैं वो आएंगे और मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि इन्हीं के सहारे ये शांति व्यवस्था अब देखने को मिल रही है रांची के अंदर। कल आपने देखा कि रैफ के जवानों को भी सड़क पर उतारा गया था और उन्होंने भी मोर्चा संभाला था। जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, ये इकरा मस्जिद है और यहाँ शुक्रवार के दिन क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से घटना घटी। और पूरे अभी इलाके की अगर हम बात कर लें, इस मस्जिद के ठीक सामने मैं खड़ा हूं, लेकिन अगर हम इस पूरे मेन रोड इलाके की भी बात कर लें तो जो घटना घटी है उसके बाद से जो शनिवार के दिन की जो तस्वीरें थी, जो सन्नाटा पसरा हुआ था मेन रोड इलाके में, आपको इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेन रोड इलाके की अगर बात छोड़ दें, अगर दूसरे इलाके की बात करें, हाँ वहाँ ज़रूर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपने ज़रूरत के सामान खरीद रहे हैं। सुबह के वक्त खासकर अगर हम दूध के स्टॉल की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दुकानें खुल चुकी हैं, सब्जी बाजार भी लगने शुरू हो गए हैं। दूसरे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस मेन रोड इलाके की बात को छोड़कर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से शुक्रवार के बाद से आज रविवार का दिन है, अब धीरे धीरे लोग भी समझने लगे हैं। जिला प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई है उसका एक असर भी हुआ है कि उसके बाद से कहीं कोई घटना नहीं घटी। और फिर से एक बार ये कोशिश हो रही है कि राजधानी रांची की जो सौहार्द है, जो भाईचारगी है, वो वापस आ जाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए इसी बीच सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता देव कुमार धान पार्टी से निलंबित किए गए, 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। देव कुमार धान पर पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप लगे, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक्शन लिया, कार्रवाई की और ये बड़ा फैसला लेते हुए 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। धान पर पार्टी विरोधी काम के आरोप लगे और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया। देव कुमार धान को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं लोहरदगा के गणेशपुर गांव में डायन के आरोप में पंचायती कर रहे महिला की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। 8 ग्रामीणों को पुलिस ने बॉन्ड पर छोड़ा। बता दें कि 9 जून को ग्रामीणों ने बैठक कर डायन बिसाही के आरोप में महिला को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीट कर महिला को अधमरा कर जहर खिलाया। उसके बाद लाठी डंडे से पीटकर उसकी निर्मम तौर पर हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर धार धरिया जलप्रपात के ऊपर से नीचे फेंक दिया। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई थाना के बालिका स्कूल के पास रियाज अली नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रियाज पर आरोप है कि वो बालिका स्कूल के पास खड़ा था और स्कूल से आने वाली 2 छात्राओं को पकड़ लिया, अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो दिखाने लगा और किसी तरह भागते हुए दोनों नाबालिग छात्रा स्कूल पहुंची, इसकी जानकारी शिक्षिका को दी। स्कूल की शिक्षिकाओं ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी रियाज अली को दौड़कर पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस स्कूल पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ जुगसलाई थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है।
पता चला कि लड़कियों को बहुत दिन से वो पीछा कर रहे थे और एक लड़की को तो उसने हाथ में टान के खींचने की भी कोशिश किया गया था। और आज के दिन में हद ही हो गया कि 2 बच्ची थी, उन्होंने बोला कि दीदी हमें ऐसा टान लिया गया और उसने बहुत अश्लील वीडियो हमें दिखाया गया। और धनबाद की लूसाडी में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने स्कूटी सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में स्कूटी सवार श्रीकांत मंडल गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में घायल की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी आंशिक रूप से घायल हो गई है। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस और राजगंज बरवा अड्डा थाना की पुलिस को सूचना दी, लेकिन सीमा विवाद के कारण दोनों थानों की पुलिस नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर समय से पुलिस पहुंचती तो घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था और उसकी जान भी बच सकती थी। निजी वाहन से लोग मृतक का शव SNMMCH भेजे। साधोबाद मौजा है और कोतवा टाणा और राजगंज का जो है और बड़ौदा थाना और राजगंज थाना क्षेत्र का लेकर के यहाँ पर एक्सीडेंट आए दिन होते रहती है। उसके बावजूद जो है तो दोनों थाना जो है तो एक दूसरे का सीमा विवाद बना करके आने में बहुत ज़्यादा लेट होता है, जिसके कारण हो सकता है एक्सीडेंट होने के बाद लोगों की जान चली जाती है। और साहिबगंज में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निरीक्षण किया। निर्माण की प्रगति को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल बिहार, झारखंड और बंगाल के साथ नेपाल को भी जोड़ेगा, साथ ही दक्षिण भारत के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पुल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। 2024 तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये शंकर बोल रहा है ना, उसी के द्वारा उसी का पत्नी लोग एक बार मारी थी पूरा मेरे बहन को, तब हम यहाँ आए थे, बॉन्ड वॉन्ड लिखवा के गए थे कि भाई शंकर की भाई के बहू है ना, वो मारी थी किरण को। तब हम बोले थे कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग आ रहे हैं। तब हम लोग आए तो मेड माट करके और लिखा पढ़ी करवा दिए थे। तो किरण बोली थी कि दीदी हम घर जाएंगे, फिर झगड़ा होगा। तो हम बोले फिर झगड़ा होगा ना तो तुम हमको फोन करना, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और जमशेदपुर के धालबोमगढ़ स्थित हवाई अड्डा का उपायुक्त विजय जाधव ने जायजा लिया। उन्होंने पूरे एयरपोर्ट के 2.83 किलोमीटर रनवे को भी देखा। उपायुक्त ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था। एयरपोर्ट निर्माण में जो अड़चनें आएंगी, लोगों के साथ बैठकर इसका निर्णय लिया जाएगा। सरकार की तरफ से एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखा दी गई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसकी आधारशिला रखी थी। धालबोमगढ़ एयर स्ट्रिप आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी पुरानी एयर स्ट्रिप है और इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार से प्रयास जारी है। तो आज हम ऐसे देखने के लिए आ गए कि क्या एक्चुअल एरिया है, कितना NH से दूर है, और DFO मैडम भी आई हुई है। तो एक जायज़ा लेने के लिए आए थे कि एक्चुअल एरिया क्या है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। धन्यवाद।